प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाशन पातलिया विज्ञान विषय के कक्षा 8 के नोट्स आपको समझा रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो मैं अपलोड करूँ वह आप तक पहुँच पाए। मैं इन नोट्स में कक्षा 8 के विज्ञान विषय के जो भी कंटेंट है उसको पढ़ा रहा हूँ और पूरी तरह से समझाऊंगा। तो आप समझने की कोशिश करना, वीडियो में निरंतर बने रहिए और आपके विज्ञान विषय की टेंशन को दूर कीजिए। पहला अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल, जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण चावल, गेहूं। फसलें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक है खरीफ फसल, दूसरी रबी फसल। खरीफ फसल वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसलें कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली इत्यादि ये खरीफ फसल के उदाहरण हैं। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। उदाहरण गेहूं, मटर, चना, सरसों इत्यादि। कृषि पद्धतियां, फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियां कहते हैं। मिट्टी तैयार करना, सर्वप्रथम किसान मिट्टी को तैयार करता है। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है, उसमें बहुत सारी कृषि और औजारों का इस्तेमाल करता है। पहले के समय हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था, इसमें एक लोहे की सॉफ्ट होती थी। आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर से तैयार की जाती जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। बुआई, इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। बुआई में भी किसान हल या कल्टीवेट का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। इसको आज के समय में सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। फिर है खाद और उर्वरक मिलाना। ऐसे पदार्थ ने मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर हमें गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। सिंचाई, किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है। इसे हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत कुएं, तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि है। सिंचाई की दो आधुनिक विधियां छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र हैं। नीचे दी गई फोटो में आप दोनों तंत्रों को देख सकते हैं, अर्थात इसमें ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र दोनों ही हैं। ये कुएं से ये ड्रिप तंत्र और ये जो फुहारे लगे हुए ये छिड़काव। अब इसमें खरपतवार, सिंचाई के बाद में खरपतवार से सुरक्षा। खेत में कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उग जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। हम कुछ रसायनों का प्रयोग भी खरपतवार को नियंत्रित करने में करते हैं, जिन्हें खरपतवार नाशी के नाम से जाना जाता है। DDT फॉर खरपतवार नाशी है। ये खरपतवार नाशी चित्र में दर्शाया हुआ है छिड़काव करते हुए। अब खरपतवार नाशी का मतलब खरपतवार हटाने से के बाद में फसल पककर तैयार हो जाती है। अब उनकी बारी आती है कटाई करने की। तो अब कटाई, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है, जिसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हम हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। काटी गई फसल से भूसे और दानों को अलग कर लिया जाता है।
जिसे थ्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। भंडारण, फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम भंडारण कहते हैं। अब कटाई के बाद में फिर उसका भंडारण, थ्रेसिंग करने के बाद में भंडारण कहते हैं। फसल की प्राप्ति के होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम भंडारण कहते हैं। भंडारण में हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। हम अपने खाने की चीज़ें जानवरों से भी प्राप्त करते, इसके लिए हम घरों में पशुओं को पालते, उनसे खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, इसे हम पशुपालन कहते हैं। अर्थात खाद्य प्राप्त करने के लिए पशुओं को पालना ही पशुपालन कहलाता है। अध्याय 2, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव वे जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिनको हमारी साधारण आँखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 1 नंबर जीवाणु, जो चित्र में दर्शाए गए हैं, इन चित्रों को बारीकी से देखिए, ये जीवाणु है। 2 नंबर कवक, ये राइजोपस ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एस्परजिलस। फिर प्रोटोजोआ 3 नंबर, और 4 नंबर शैवाल। विषाणु, विषाणु भी एक तरह का सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन इसे हम सूक्ष्म जीव के 4 वर्गों में नहीं गिनते, क्योंकि ये बाकी सूक्ष्म जीवों की तरह अपना विकास नहीं करता। विषाणु किसी जीवित प्राणी शरीर में जाकर ही अपना विकास कर पाता है। अगर यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो यह वायरस मर जाता है। उदाहरणतः कोरोना वायरस, इस वायरस से बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। सूक्ष्म जीव मित्र के रूप में, सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाने में काम आते। सूक्ष्म जीव मरे हुए जानवरों को खत्म करने में काम आते। सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। सूक्ष्म जीवों की मदद से चीनी से शराब बनाई जाती है। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते। ये नीले हरे शैवाल तथा जीवाणु की मदद से होता है। अब किण्वन, यीस्ट चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। इस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। अर्थात यीस्ट चीनी को अल्कोहल में बदल देता है, इस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। एंटीबायोटिक, वह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक भी सूक्ष्म जीव के ही बने होते हैं। अब ये चित्र है सूक्ष्म जीवों के, ये जीवाणुभोजी। वैक्सीन, टीका, वैक्सीन सूक्ष्म जीवों की बनी होती है। वैक्सीन के टीके का प्रयोग आमतौर पर चेचक, हैजा तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। हमारा शरीर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। जब कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ने से रोकती है। वैक्सीन टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिससे शरीर उन्हें पहले से ही समझ लेता है और दोबारा आने वाले सूक्ष्म जीवों को जल्दी ही मार देता है, जिससे बीमारी खत्म हो जाती है। अर्थात वैक्सीन मरे हुए सूक्ष्म जीव जो शरीर में इंजेक्ट करने पर शरीर उस पर प्रतिक्रिया करता है, ताकि दोबारा नए जीव आने पर वह उसको जल्दी ही मार लेता है। सूक्ष्म जीव शत्रु के रूप में, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे खाने को खराब कर देते हैं, पौधों में बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानव रोग और रोगकारक सूक्ष्म जीव, चिकन पॉक्स बीमारी वायरस की वजह से होती है। 1 नंबर कोरोना वायरस बीमारी वायरस की वजह से होती है। 3 नंबर हेपेटाइटिस बीमारी वायरस की वजह से होती है। 4 नंबर पोलियो बीमारी वायरस की वजह से होती है।
हैजा बीमारी जीवाणु की वजह से होती है, टाइफाइड बीमारी जीवाणु की वजह से होती है, और मलेरिया बीमारी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। खाद्य सामग्री को बचाने के तरीके। नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। हम इसे अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। नमक भोजन को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से सुरक्षित रख सकता है। जैम, जेली तथा स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि इस वजह से कम हो जाती है। हम खाने को गर्म और ठंडा करके भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। हम खाने को सुरक्षित रखने के लिए वायुरोधी सील वाले पैकेटों में का प्रयोग करते हैं। हमने नाइट्रोजन चक्कर, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों द्वारा स्थिरीकरण। फिर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करना, और यह मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। और तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यह भी मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक। यहाँ से पौधों द्वारा अवशोषण नाइट्रोजन का होता है। फिर जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, फिर जंतुओं में, और जंतुओं से उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। और जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन किया जाता है कुछ, और वह पुनः वायुमंडल में चली जाती है। ये नाइट्रोजन का चक्कर चलता रहता है। अब है अध्याय 3, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 नोट्स इन हिंदी। संश्लेषित रेशे कपड़े जिनका हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, पतले पतले धागों से बने होते हैं, जिन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। इसे हम इंसान खुद बनाते हैं। उन्हें हम संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। उदाहरण रेयॉन, नायलॉन। संश्लेषित रेशों के प्रकार। 1 नंबर रेयॉन। इस रेशे को हम कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं। यह रेशा काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसका इस्तेमाल ऊन के साथ में मिलाकर कालीन या गलीचा बनाने में किया जाता है। अब 2 नंबर है नायलॉन। नायलॉन एक बहुत ही हल्का और मजबूत रेशा है। इसका निर्माण कोयले, वायु और जल से किया जाता है। यह पतला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। इस रेशे का इस्तेमाल पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सियाँ, जुराब और भी बहुत सी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। 3 नंबर है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। इस रेशे का इस्तेमाल पहनने के कपड़े बनाने में किया जाता है। इस रेशे की खासियत यह है कि इस कपड़े में भी सिलवटें नहीं पड़ती। पहनने के कपड़ों में जो कपड़े हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जो हमें उनके जैसे दिखाई पड़ते हैं, वे कपड़े एक्रिलिक के ही बने होते हैं। प्लास्टिक एक बहुत ही आम प्रयोग आने वाली वस्तु है। इसका उपयोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है, जैसे कुर्सी, बाल्टी, खिलौने इत्यादि। प्लास्टिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर थर्मोप्लास्टिक। यह वह प्लास्टिक होती है जिसको गर्म करके कोई भी नया आकार दे सके। ये प्लास्टिक कभी खराब नहीं होती और इसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण कुर्सी, बाल्टी, पॉलीथीन, बोतल इत्यादि। और 2 नंबर है थर्मोसेंटिक प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को गर्म करके कोई नया आकार नहीं दिया जा सकता। एक बार हम इसको जो आकार दे देते वह बाद में बदला नहीं जा सकता। उदाहरण बिजली के बोर्ड, कुकर का हैंडल इत्यादि। यह थर्मोसेंटिक प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं।
और ये जो डिब्बा है, वायर है, ये है थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं। प्लास्टिक के गुण। प्लास्टिक हमारी आम जिंदगी में प्रयोग आने वाली बहुत सारी चीज़ों में से एक है और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके खास गुणों की वजह से प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है। प्लास्टिक किसी भी अम्ल या क्षार से अभिक्रिया नहीं करती। प्लास्टिक वजन में हल्की और मजबूत होती है। प्लास्टिक कभी भी खराब नहीं होती। 4R का सिद्धांत अर्थात रिड्यूस उपयोग कम कीजिए, पुनः उपयोग रीयूज, और पुनः चक्रित रिसाइकल, और पुनः प्राप्त रिकवर। यह है 4R का सिद्धांत। मतलब पुनः उपयोग, चीज़ों का पुनः उपयोग करना, और रीयूज मतलब उनसे नई चीज़ें बनाकर पुनः चक्रित करना, और पुनः प्राप्त करना अर्थात उनसे रिकवर, अगर उसमें ठीक हो तो उसे रिकवर करना। पदार्थ, धातु और अधातु। अध्याय चौथा। धातुओं के गुण। आघात वर्धनीयता। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर चादरों में बदला जा सकता है। तन्यता। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें तारों में बदला जा सकता है। ध्वनिक। धातुओं का वह गुण जिससे वे आवाज उत्पन्न करते हैं। सुचालक। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातुएं कठोर होती है, धातुएं चमकीली होती है, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। वे सारी चीजें जिसमें ये गुण पाए जाते हैं धातुएं कहलाती है। सामान्यतः तांबा, लोहा, सोना, चांदी इत्यादि धातु और अधातु ये हैं। धातु और अधातु के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। आयरन और ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड। और जल के साथ में अभिक्रिया धातुएं आयरन और जल, फेरिक ऑक्साइड निर्मित होता है, और हाइड्रोजन गैस। अम्लों के साथ अभिक्रिया आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फेरस क्लोराइड मतलब आयरन क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। क्षारों के साथ अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो जिंक सोडियम निर्मित होता है और हाइड्रोजन गैस प्लस। विस्थापन अभिक्रिया कॉपर सल्फेट और जिंक, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है जो कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है। धातु और अधातु के उपयोग। ऑक्सीजन की मदद से हम सांस लेते जो एक अधातु है। नाइट्रोजन की मदद से पेड़ अपना भोजन बनाते जो एक अधातु है। अधातु का प्रयोग जल का शुद्धिकरण करने में किया जाता है जैसे पानी में क्लोरीन डालने से, और अधातु एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। लोहे का उपयोग बहुत सारी मशीन बनाने में किया जाता है जो एक धातु है। कॉपर का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है जो एक धातु है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो या तो धातु की बनी या फिर अधातु की। आप इसमें अपने हिसाब से बिंदुओं को ऐड कर सकते हैं। कोयला और पेट्रोलियम। चैप्टर 5वां। प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में है और कभी खत्म नहीं होंगे। उदाहरण सूर्य का प्रकाश, वायु। 2 नंबर है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। यह प्राकृतिक संसाधन निरंतर प्रयोग से खत्म हो जाएंगे। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, खनिज लवण, प्राकृतिक गैस। कोयला। कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। इसका प्रयोग खाना बनाने में प्रयोग होने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है। शुरुआती दौर में इससे रेल के इंजन चलाए जाते थे। कोयले का उपयोग विद्युत बनाने हेतु भी किया जाता है। कोयले की कहानी, मतलब कोयला कैसे निर्मित हुआ। आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक
उल्का गिरने से सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे खत्म हो गई। समय बीतने के साथ वे नीचे दबते चले गए। अधिक दबाव होने की वजह से सारे पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। पेड़ पौधों से कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले की उत्पाद। कोयले को गर्म पर उसमें से बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं। कोक, यह काले रंग का एक कठोर पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का प्रयोग इस्पात बनाने हेतु किया जाता है। कोल तार, यह एक गाढ़ा द्रव्य होता है। इसका प्रयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। कोयला गैस, कोयले के प्रकरण में कोक बनाते समय कोयला गैस हमें मिलती है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम, आधुनिक समय में ईंधन के रूप में वाहनों में जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वह हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम एक गाढ़ा द्रव्य होता है। पेट्रोलियम निकालते समय इसमें से हमें प्राकृतिक गैस मिलती है जो जमीन के अंदर पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है। अब है पेट्रोलियम की कहानी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का गिरने से पृथ्वी की सारी वनस्पतियां और जीव जंतु मारे गए। जो जानवर मरे वे समय बीतने के साथ जमीन के नीचे दबते चले गए और उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से वे जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जैसे डीजल, पेट्रोल, मोम, पेट्रोलियम गैस, स्नैक इत्यादि। पेट्रोलियम से सभी चीज़ों को अलग करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। यह है कुएं। अप्रवेश्य चट्टानें हैं, ऊपर गैस है, नीचे ये तेल है और तेलाश्य चट्टान है। ये यहाँ पर जल है। ये पेट्रोलियम की स्थिति दर्शाती है अर्थात गैस। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर दबाया जाता है। इसके बाद इसको वाहनों में प्रयोग में लाया जाता है जिसे हम सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। दहन और ज्वाला। चैप्टर 6। दहन, जब किसी पदार्थ में से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे हम दहन कहते हैं। दहन होने के लिए उस पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन न मिलने पर दहन बंद हो जाता है। ज्वाला, जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो उसमें से कुछ लपटें बाहर निकल कर आती है जिसे हम ज्वाला कहते हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? हम जानते हैं कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब कहीं पर आग लग जाती है तो हम उस पदार्थ से ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं और आग पर नियंत्रण पा लेते हैं। इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से भारी है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ के चारों तरफ एक परत बना लेती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और पदार्थ जलना बंद हो जाता है। ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ विशेष जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहते हैं। अर्थात वह ताप, न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ विशेष जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थ, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है और वे ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं वे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। दहन के प्रकार। तीव्र दहन मतलब जल्दी से जलने वाला, वह पदार्थ जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है उस पदार्थ के दहन को हम तीव्र दहन कहते हैं जैसे एलपीजी गैस। स्वतः दहन, ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी ऊष्मा के जलना शुरू कर देता है उसे हम स्वतः दहन कहते हैं। अब विस्फोट, इस दहन में
बड़ी मात्रा में ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है। अभिक्रिया से उत्पन्न गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, इसे हम विस्फोट कहते हैं, जैसे दिवाली के समय पटाखों का जलना। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र, ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र दर्शाया गया है। ये मोमबत्ती है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला, सबसे कम गर्म ये कम गर्म, सबसे गर्म भाग ऊपर का होता है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला होता है और आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। ईंधन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग में ऊष्मा हेतु जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। ईंधन दक्षता, 1 किलोग्राम ईंधन से कितने किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ईंधन दक्षता कहते हैं। ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें बाहर निकल कर आती है, जो विश्व उष्णन का कारण अर्थात विश्व में गर्मी पैदा करती हैं, कारण बनती हैं। पौधे और जंतुओं का संरक्षण। चैप्टर 7वां, वनोन्मूलन। वनों के कट जाने को वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन के बहुत सारे कारण होते हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करना, करों और कारखानों के निर्माण में वनोन्मूलन के परिणाम, अर्थात वन की कटाई से का क्या परिणाम है। वनोन्मूलन होने की वजह से उन जंगलों में रहने वाले जानवर बेघर हो जाते हैं, बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो जाती है। पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जिसकी वजह से सूखा जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। पृथ्वी की मिट्टी से नमी खत्म हो जाती है और उर्वर भूमि मरुस्थल में तब्दील हो जाती है। इसे ही मरुस्थलीकरण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जैव विविधता, एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले जानवरों और पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियों को हम जैव विविधता कहते हैं। अभयारण्य, वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, जंतुओं को सुरक्षित रहते हैं, उस पर कोई बाह्य आक्रमण नहीं हो, उसे अभयारण्य कहते हैं। और जैव विविधता एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ पर जानवरों के रहने और पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, वह जैव विविधता। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवों या जंतुओं के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, अर्थात नेशनल पार्क। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित ऐसे क्षेत्र है जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वह राष्ट्रीय उद्यान। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव, पौधे एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के परंपरागत ढंग से जीवन या यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर वन्य जीव, पौधे एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के, वहाँ पर जो रहने वाली जनजातियां के परंपरागत ढंग से जीवन या यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है, वह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र ये नीमगन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, पिपरिया को ये पनार पानी गेट, पंचमढ़ी, बोरी देन बोरी अभ्यारण्य, चुरना। चिड़ियाघर, ये प्राणियों का संरक्षण, यहाँ प्राणियों का संरक्षण किया जाता है, लेकिन वे कृत्रिम आवास में रहते हैं। चिड़ियाघर में बनाई हुई आवास में रहते हैं।
संकटापन्न स्पीसीज मतलब जो संकट की कगार पर स्पीसीज है उसे संकटापन्न स्पीसीज कहते हैं। ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है। इन प्रजातियों के समाप्त होने का खतरा बढ़ जाता है, उसे हम संकटापन्न स्पीसीज कहते हैं। उदाहरण बाघ, बारहसिंगा हिरण, जंगली आम आदि। ये बाघ, जंगली भैंसा और बारहसिंगा ये संकटापन्न स्पीसीज में है। विलुप्त स्पीसीज ऐसी प्रजातियां जो अब हमें देखने को नहीं मिलती, अर्थात जो प्रजातियां अब समाप्त हो चुकी है उसे हम विलुप्त स्पीसीज कहते हैं। उदाहरण डायनासोर। वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को हम वनस्पति जात कहते हैं। प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हम प्राणी जात कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक, इस पुस्तक के अंदर संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब जो संकट होने की स्पीसीज है उसको रखा जाता है, जो संकट होने की कगार पर है या जो संकट हो चुकी है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा संभाला जाता है। हर देश की अपनी अपनी रेड डाटा पुस्तक होती है। प्रवास मतलब संकट होने की कगार पर जो जीव है उनका नाम रेड डाटा पुस्तक में होता है। प्रवास जलवायु परिवर्तन के कारण जंतु अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसे हम प्रवास कहते हैं। पुनर्वन रोपण मतलब पेड़ पौधों का पुनः वहां पर रोपण करना कटने के बाद में। पेड़ पौधों का दोबारा लगना और खाली पड़ी जमीन को दोबारा जंगलों में परिवर्तित करना ही पुनर्वन रोपण कहलाता है। कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, चैप्टर 8वां। कोशिका जीव जंतुओं की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, अर्थात सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। एक कोशिक वे जंतु जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एक कोशिकीय कहलाते हैं, और बहुकोशिक वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक कहलाते हैं। कोशिका की आकृति, बहुकोशिकीय अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। उदाहरण WBC, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका। कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में होता है। एक माइक्रोमीटर 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। अब तक की सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुर्ग का अंडा है। ये चित्र में ए अमीबा का है और बी है पैरामीशियम का। यह है चित्र ए में गोलाकार रक्त कोशिका है, और बी में तर्करूपी पेशी कोशिका, और सी में है लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका, जो अलग अलग कोशिकाएं हैं, जो बहुकोशिकीय है और एक कोशिकीय अमीबा पैरामीशियम। कोशिका के भाग, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहरी हिस्से में पाई जाती है। एक कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखने का कार्य करती है, मतलब कोशिका झिल्ली। अब है कोशिका भित्ति, यह पादप को कोशिका का बाहरी हिस्सा होता है। कोशिका भित्ति केवल पेड़ों के अंदर पाई जाती है। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जानवरों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है।
वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। जानवरों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है। इसके अंदर कोशिका को चलाने के लिए सारी चीज़ें विद्यमान होती है। कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। अब एक केंद्रक, केंद्रक कोशिका का अहम हिस्सा होता है। केंद्रक के बिना कोशिका खत्म हो जाती है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र या जीन पाए जाते हैं जो कोशिका की संख्या बढ़ाने में काम आते हैं। केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। हमने केंद्र के आधार पर कोशिका को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी ध्यान में रखना। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका जिसका केंद्रक झिल्ली के बिना पाया जाता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वह कोशिका जिसका केंद्रक झिल्ली के बिना पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका जिसका केंद्रक चारों तरफ से केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्लेस्टिड, ये पेड़ की कोशिका में ही पाए जाते हैं। ये पेड़ को भोजन बनाने में मदद करते हैं। इन्हें की वजह से पत्तों का रंग हरा होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक भी कहते हैं, अर्थात प्लास्टिक को। पादप और जंतु कोशिका की तुलना का रेखा चित्र। ए है पादप कोशिका का और बी है जंतु कोशिका का। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखना। कोशिका भित्ति, कोशिका ये झिल्ली है अंदर, पादप कोशिका का ये चित्र है। और इसमें हरित लवक, ये जो डॉट के रूप में प्लेस्टिड कहते हैं इसे। और कोशिका भित्ति जो बाहरी आवरण है, और इसके आंतरिक हिस्सा है कोशिका झिल्ली। और ये जो एक बड़ी दिखाई दे रही है रिक्तिका, और ये केंद्रक। और ये जो छोटा पीले रंग का है ये कोशिका द्रव्य। और बी है जंतु कोशिका, जिसमें बाहरी है कोशिका झिल्ली और छोटी छोटी जो खांस बनी हुई है रिक्तिका, ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य। मानव तंत्रिका कोशिका, ये जो दिखाई दे रही है द्रुमिका, और ये केंद्रक और कोशिका काय, और इसे एक्सोन कहते हैं। और जो ये है माइलिन आवरण है दिखाई दे रही है, और इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष, और ये एक्सोन तंतु। मानव तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, लंबी कोशिका। जंतुओं में जनन, चैप्टर 9। जनन, हर जंतु अपने जैसी संतान पैदा करता है, इसे ही जनन कहते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक तो लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसमें जनन करने वाले पौधों अथवा जंतुओं में नर और मादा जननांग होते हैं। और अलैंगिक जनन, इसमें जनन करने वाले पौधों अथवा जंतु अपने शरीर के दो हिस्सों में तोड़कर अपनी संतान पैदा करते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा जननांग होते हैं। नर और मादा जननांग आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट, और वह बाद में विकसित होकर एक जीव बनता है। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका एवं एक शीशन होता है। वृषण नर युग्मक पैदा करते हैं, इन्हें शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु का एक सिर, मध्य भाग और एक पूंछ होती है। हर शुक्राणु में एक कोशिका होती है। अब मादा जनन अंग। मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी और एक गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक बनाते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। मानव
नर जनन अंग। इसमें ये शुक्रवाहक नलिका है जिसमें से शुक्राणु प्रवाहित होते हैं, और साथ ये वर्षण है, और यह है शीशन। अब है मानव नर शुक्राणु का चित्र। ये ऊपर है सिर, और ये मध्य भाग, और ये पूंछ। मानव में मादा जनन अंग, ये गर्भाशय, और ये अंडाशय, और ये अंडवाहिनी। निषेचन, जब अंडाणु शुक्राणु से मिलता है तो इनमें से शुक्राणु अंडाणु के साथ संलिप्त होता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन ही निषेचन कहलाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आंतरिक निषेचन, वह निषेचन जो मादा की शरीर में होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, कुत्ते, गाय आदि में आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का मिलान मादा के शरीर से बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण मछली, ये शुक्राणु है और मादा का अंडाणु है, इसमें से एक ही शुक्राणु इसमें भेदन कर पाता है और बाकी के निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब एक ही संलिप्त होता है, इसे निषेचन कहते हैं। भ्रूण का परिवर्तन, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। हम इस प्रकार के जंतु में भ्रूण का समय कम या ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य में भ्रूण 9 महीने का होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है, अर्थात विकसित हो सके। जरायुज और अंडपरजक जंतु। जरायुज वे जंतु जो सीधे ही बच्चे को जन्म देते जरायुज जंतु कहलाते, और अंडपरजक जंतु वे जंतु जो अंडे देते अंडपरजक जंतु कहलाते हैं। मेढक का जीवन चक्र। अब ये मेढक है, वयस्क मेढक है, ये बाद में ऐसा है, मतलब वयस्क मेढक है, इसमें से इसके अंडे, ये अंडे ए नंबर, और अंडे का प्रारंभिक टेड बॉल ऐसा होता है और उसके बाद का ऐसा होता है, फिर ये वयस्क मेढक बनता है। मेढक का टेड बॉल से वयस्क हो जाना कायांतरण कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अलैंगिक जनन, हाइड्रा में मुकुलन। या हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, जैसे एक छोटा सा बर्ड्स निकलता है और ये अलग होकर नया हाइड्रा बनता है। हाइड्रा में उभरे हुए भाग को मुकुल कहते हैं, और हाइड्रा की संतान मुकुल से ही पैदा होती है। अमीबा में द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा अपने शरीर को दो हिस्सों में तोड़कर अपनी संतान पैदा करता है। जैसे ये, और धीरे धीरे इसमें से केंद्र का सर्वप्रथम केंद्र विभाजित होता है, और केंद्र विभाजन होने के बाद में इसकी झिल्ली अलग होती है, धीरे धीरे खांस पड़ती है, और यह संतान अमीबा। अमीबा में द्विखंडन चित्र है। किशोर अवस्था की ओर, चैप्टर 10वां, किशोर अवस्था। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर अपने अंगों का विकसित करता है, वह अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। यह अवधि लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले ही आरंभ हो जाती है। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, मतलब यौना आरंभ अवस्था होती है, यौवन आरंभ होने से में होने वाले परिवर्तन। लंबाई में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, शरीर की आकृति में बदलाव आना शुरू हो जाता है, स्वर में परिवर्तन हो जाता है, लड़कों के अंदर एडम्स या एप्पल उभर कर आ जाता है, और लड़कियों की आवाज़ और तेज हो जाती है। जनन अंगों का विकास हो जाता है, लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है, लड़कों को
दाढ़ी मूछ आने लग जाती है। यौवनारंभ के साथ ही वर्षण टेस्टोस्टेरोन या पुरुष हार्मोन का प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय एस्ट्रोजन या स्त्री हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। ये एडम्स एप्पल ये निकल आती है चित्र में दर्शाया। किशोर लड़के का स्वैर यंत्र एडम्स एप्पल। स्त्रियों में जनन अवस्था का आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से होता है और यह सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। ऋतुस्राव। अंडाशय में जब अंडाणु बनते हैं तब वह अंडाणु माता के शरीर में 28 से 30 दिन तक रहता है। अगर वह निषेचन नहीं करता तो वह फूट जाता और शरीर के बाहर निकलता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे रजोध्रम या ऋतुस्राव कहते हैं। संतान का लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की अहम भूमिका होती है। पुरुष के पास XY गुणसूत्र होते हैं जबकि माता के पास XX गुणसूत्र होते हैं। जब माता गुणसूत्र पुरुष गुणसूत्रों से मिलते हैं यानी कि जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं तो निषेचन होता है। इस निषेचन के दौरान अगर पुरुष का X गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो वह लड़की होगी, जबकि पुरुष का Y गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र से मिलता है तो वह लड़का होगा। तो उसमें संतान लड़का होगा। नीचे की फोटो देखकर आप और भी इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह शुक्राणु X शुक्राणु और Y, जैसे Y मिलता है गुणसूत्र तो अंडाणु ये अंडाणु है और XY मिलते हैं तो इधर लड़का पैदा होता है और XX मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है। हार्मोन। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती है, उन्हीं में से बहुत सारी ग्रंथियां अलग अलग हार्मोन उत्पन्न करती है जो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन के बारे में। पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथियां हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहती है। यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इस ग्रंथि के सही से काम न करने पर लंबाई या तो ज़्यादा बढ़ जाती या फिर नहीं बढ़ती। वेरी इंपॉर्टेंट। अब है थायराइड ग्रंथि 2 नंबर। यह ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। यह हमारी आवाज़ को संतुलित करने का काम करती है। इस ग्रंथि के से निकलने वाले हार्मोन को थायरोक्सिन कहते हैं। इस ग्रंथि के काम न करने पर गाइटर नामक रोग हो जाता है जिससे हमारा गला फूल जाता है। 3 नंबर है एड्रिनल ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे पेट के हिस्से में पाई जाती है। इस ग्रंथि से एड्रिनलिन नामक हार्मोन बनता है जो हमारे शरीर के क्रोध, चिंता और उत्तेजना को संतुलित करता है। अग्नाशय ग्रंथि। यह हार्मोन भी हमारे पेट के हिस्से में पाया जाता है, अग्नाशय रस। इससे इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर में खाने को पचाने में सहायक होता है। इसकी वजह से डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, मतलब कमी से। अंडाशय ये स्त्री संबंधी अंग है। इससे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है। वर्षण ये पुरुष संबंधी अंग है। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। ये पीयूष ग्रंथियों की दर्शाया गया है। ये थायराइड ग्रंथि, ये एड्रिनल ग्रंथि और अग्नाशय स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति और ये वर्षण जो पुरुषों में। कीट और मेढक के अंदर कायांतरण होता है। कायांतरण का मतलब है लार्वा से वयस्क बनने का परिवर्तन। इसके दौरान कीट हार्मोन उत्पन्न करते हैं। किशोर की पोषण आवश्यकताएं। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हर कोशिका अलग अलग कार्य करती है। किशोर अवस्था के दौरान शरीर की तेजी से वृद्धि होती है। इस वृद्धि में शरीर को एक अच्छे आहार की जरूरत होती है जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं।
संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना जरूरी है। दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। इस दौरान हमें एक अच्छे आहार के साथ शारीरिक व्यायाम की भी जरूरत पड़ती है ताकि शरीर के सभी अंग सही से काम करें। अब है बल तथा दाब, चैप्टर 11। बल किसी भी प्रकार के अपकर्षण या अभिकर्षण को बल कहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के अपकर्षण या अभिकर्षण को बल कहते हैं। बल के नियम: किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए सभी बल आपस में जुड़कर एक शक्तिशाली बल का निर्माण करता है। जैसे किसी गाड़ी को धक्का देना। विपरीत दिशा में लगाया गया बल उस वस्तु पर लग रहे बल को कम कर देता है। इससे कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। बल की प्रबलता इसके परिणाम से मापी जाती है। बल लगने पर किसी भी वस्तु की आकृति में बदलाव आ जाता है। बल लगने पर किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन आ जाता है। बल के प्रकार: बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल दो वस्तुओं के परस्पर आपस में मिलने से लगता है। यह बल मुख्यतः दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। पेशीय बल किसी जंतु के द्वारा लगाए जाने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। इस बल को लगाने के लिए मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए बैलगाड़ी को खींच रहा है। और घर्षण बल, यह बल दो वस्तुओं के परस्पर चलने से लगता है। हर किसी वस्तु पर यह बल लग रहा होता है। यह बल गति की विपरीत दिशा में लगता है। असंपर्क बल में बिना किसी दूसरी वस्तु को संपर्क में लाए उसमें बदलाव किया जा सकता है। असंपर्क बल के कुछ प्रकार नीचे दिए गए। चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लगाया जाने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। यह बल चुंबक के ध्रुवों की वजह से लगता है। अगर चुंबक की एक जैसे ध्रुव आमने सामने आते तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। अगर वे चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे के सामने आते तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्थिर वैद्युत बल, जब एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु पर बल लगाती है तो वह बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण के लिए जब हम अपने सूखे बालों से पेन को खींचते हैं तो वह पेन का टुकड़ा आवेशित हो जाता है और वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। अब है गुरुत्वाकर्षण बल। यह एक अब तक का सबसे बड़ा बल है क्योंकि इसी की वजह से हमारा जीवन संभव है। यह बल पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घुमाता है। इसी बल की वजह से चीजें पृथ्वी के ऊपर गिरती है। दाब, किसी क्षेत्र पर लगाए जाने वाले बल को ही दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी वस्तु का क्षेत्रफल कम कर देते हैं तो उस पर लगने वाला दाब ज़्यादा हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप एक कील के नुकीले सिरे को दीवार में हथौड़े से ठोक देते हो। अगर आप कील का क्षेत्रफल ज़्यादा कर दे तो उस कील को ठोकने में आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। द्रव्य भी अपना बल लगाते हैं। गैसों का भी अपना अलग बल होता है जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आपने महसूस किया होगा जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो हमें हमारा शरीर हल्का महसूस होता है। इसका कारण यह है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। इस वजह से हम हल्का महसूस करते हैं। अब है घर्षण, अध्याय 12। घर्षण, जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में आती है तो उस समय कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है घर्षण बल उसकी उल्टी दिशा में कार्य करता है। उदाहरण के लिए हम मानकर चलते हैं कि हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो घर्षण बल दक्षिण दिशा की ओर कार्य करेगा। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, किसी वस्तु का वजन बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाता है। किसी वस्तु की गति बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाता है। किसी वस्तु के आकार पर भी घर्षण बदल जाता है।
पृष्ठ की चिकनाहट से भी घर्षण बदल जाता है, अर्थात जितना पृष्ठ चिकना होगा तो उसमें थोड़ा घर्षण कम होगा। हम किसी भी वस्तु के घर्षण को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी वस्तु पर स्नेक लगाने से घर्षण कम हो जाता है, उदाहरण के तौर पर ग्रीस लगाने पर उसमें घर्षण कम होता है। किसी वस्तु को खुरदरा करने से घर्षण बढ़ जाता है, जैसे खुरदरी सतह पर पहिए का चलना। पहिए घर्षण को कम कर देते हैं। किसी वस्तु का आकर्षण घर्षण को कम या ज़्यादा आकार कम या ज़्यादा कर सकता है। मान लो कोई वस्तु की साइज बड़ी है तो उसमें घर्षण ज़्यादा होगा, और जैसे साइकिल को रोड पर चलाना आसान है क्योंकि उसका पहिया थोड़ा पतला है तो थोड़ा घर्षण कम है, और जैसे बड़े टायर को चलाएंगे तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ताकत लगानी पड़ेगी। हवा और द्रव्य के अंदर भी घर्षण होता है। लोटनिक घर्षण, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर लोटन करती, यानी कि जब वह वस्तु दूसरी वस्तु पर गोल घूम कर जाती है, उसे लोटनी घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए पहिए घर्षण को कम करते हैं, उनके अंदर लोटनी घर्षण होता है। अब है स्थैतिक घर्षण, जब कोई वस्तु एक जगह पर खड़ी रहती है तो उस समय उस पर घर्षण लग रहा होता है, जिसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु खड़ी है तो उस पर जो घर्षण लग रहा है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर सरक रही होती है उस घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी सामान से भरी पेटी को खींच रही है, उस समय उस पर लगने वाला घर्षण सर्पी घर्षण होता है। ध्वनि, अध्याय 13। ध्वनि, किसी वस्तु के कंपन को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना किसी माध्यम के ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। हवा के अंदर ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड होती है। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैसें। ये जो कुछ खास वाद्य यंत्र है, हारमोनियम है, सितार, बांसुरी, मतलब इसे गिटार भी कह सकते हैं, और तबला, सितार। ठोस, इसमें ध्वनि सबसे तेजी से गति करती है, और द्रव्य में ध्वनि मध्यम गति से चलती है, और गैस में ध्वनि सबसे धीमी गति से चलती है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, मानव में वाक यंत्र यहाँ से उत्पन्न होती है। मानवों में ध्वनि कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक यंत्र 2 वाक तंतु की तानी झिल्ली होती है। हम ध्वनि कैसे सुनते हैं? हम ध्वनि अपने कानों से सुनते हैं। हमारा कान के बाहरी हिस्से में एक तानिक झिल्ली होती है, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं। जब वह पर्दा हिलता है तो उस समय जो कंपन पैदा होता है, वह कंपन कान के आंतरिक भाग तक जाता है, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। मस्तिष्क इसे समझता और परिणाम स्वरूप हमें सुनाई देता है। यह सुनने की प्रक्रिया कान की संरचना है, और इसमें से सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है कान के पर्दे से। आंतरिक कर्ण और कर्णपटय, मानव कान तथा कर्ण। आवृत्ति, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति के बढ़ने पर ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल ध्वनि शोर कष्टदायक होती है। हम मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं। इससे कम हम नहीं सुन सकते, और इससे ज़्यादा भी हम नहीं सुन सकते। शोर, वह ध्वनि जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते शोर कहलाती है। उदाहरण के लिए फैक्ट्री से निकलने वाली ध्वनि शोर ही होती है।
कभी कभी संगीत भी शोर बन जाता है अगर हमें वह पसंद नहीं है और हम उसे सुनना नहीं चाहते। ज़्यादा देर तक कोई भी आवाज़ सुनने से हमारे सिर में दर्द होने लगता है। इसे हम शोर प्रदूषण कहते हैं। संगीत वह ध्वनि जिसे हम सुनना पसंद करते उसे संगीत कहते हैं। अब है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, अध्याय 14। विद्युत धारा किसी वस्तु के आवेश के प्रभाव को विद्युत कहते हैं। विद्युत चालन करने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सुचालक और दूसरा कुचालक। वे पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर प्रवाहित होने देते हैं सुचालक कहलाते हैं। उदाहरण लोहा, तांबा, सोना इत्यादि। कुचालक वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण हवा, प्लास्टिक। सुचालक और ये कुचालक, जैसे ये प्लास्टिक के लिए कुचालक और सुचालक से ये सेल से लगाने पर प्रज्वलित मतलब जल गया बल्ब। विस्थापन अभिक्रिया इसमें एक शक्तिशाली धातु कम शक्तिशाली धातु को बदल देती है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण कॉपर सल्फेट और जिंक को जिंक की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर जो जिंक अधिक क्रियाशील कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है। विद्युत लेपन विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। उदाहरण लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। विद्युत लेपन की मदद से नकली आभूषण बनाए जाते हैं। यह कुछ विद्युत लेपित वस्तुएं हैं। साइकिल का स्टीयरिंग और गिलास वगैरह इस पर विद्युत लेपन किया हुआ है। कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, अध्याय 15। तड़ित जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ खाती है तो उस समय वस्तुएं आवेशित हो जाती है। यही आवेश जब अधिक हो जाता है कि विद्युत भी इसके प्रवाह को नहीं रोक पाती, उसमें जो चिंगारियां हमें आसमान में दिखाई देती है उसे ही तड़ित कहते हैं। आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ऋणावेश और दूसरा धनावेश। हम किसी आवेश को विद्युतदर्शी की मदद से देखते हैं। विद्युतदर्शी की मदद से ये पता भी लगाया जा सकता है कि किसी वस्तु के ऊपर किस तरह का आवेश है। तड़ित की कहानी, जब एक ऋणावेशित बादल किसी धनावेशित बादल से टकराता है तो उस समय उनके बीच आकर्षण होता है और इसी टकराहट की वजह से चिंगारियां उत्पन्न होने लगती है जो हमें आसमान में कड़कती हुई दिखाई देती है, जिसे हम तड़ित कहते हैं। यह चित्र है सरल विद्युतदर्शी। इसमें ये चित्र में दर्शाया हुआ ऊपर परिभाषा दी गई है कि ऋणावेशित बादल किसी धनावेशित बादल पर, ये ऋणावेशित है या धनावेशित जो एक दूसरे पर से टकराती है तो उससे तड़ित की स्थिति उत्पन्न होती है जो दिखाई देती है हमें। आवेश के संचयन से तड़ित का होना। अब तड़ित से सुरक्षा। तड़ित की आवाज़ सुनते ही आपको एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए। तड़ित के समय पेड़ों से दूर रहे। तड़ित के समय अपने घरों में रहे। यदि आप किसी खुले मैदान में हैं और कोई भी शरण नहीं है अर्थात कोई आश्रय नहीं है तो ज़मीन पर बैठ जाए, ज़मीन पर लेटे नहीं। यदि आप किसी वाहन पर हैं तो वाहन से ना उतरे। अगर वाहन पर छत नहीं है तो एक सुरक्षित जगह ढूंढ ले। तड़ित के समय सुरक्षित स्थिति ऐसी होती है। तड़ित चालक, जब आसमान से बिजली नीचे गिरती है तो वह
बड़ी इमारतों पर गिर जाती है। उससे बचने के लिए हम एक धातु की छड़ अपनी छत पर लगाते हैं जो जमीन से जुड़ी होती है। जब भी कोई आवेशित बादल और छड़ के आसपास से गुजरता है तो वह छड़ उसका सारा आवेश सोख लेती है। इससे भवन सुरक्षित रहता है। यह है तड़ित चालक, यह स्थिति दर्शाई हुई है। तड़ित चालक तांबे की प्लेट, जैसे ही कोई आवेशित बादल इसके ऊपर से गुजरता है तो ये उसको सोख लेती है, कम कर लेती है आवेश को। भूकंप, जब धरती की गहराई में कुछ हलचल होती है उस समय जमीन हिलने लगती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप मापने के लिए हम रिएक्टर पैमाना या सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्टर पैमाने पर 7 या इससे अधिक का भूकंप बहुत तबाही फैला सकता है। मतलब मान होता है पैमाने पर 7 या इससे ऊपर अधिक, इससे अधिक का भूकंप बहुत तबाही फैला सकता है। ऐसे भी सवाल आ सकता है, अगर रिएक्टर पैमाने पर 7 या उससे अधिक पैमाने पर मान है तो उससे क्या प्रभाव होगा। तो रिएक्टर पैमाने पर 7 या उससे अधिक मान है तो वह भूकंप तबाही फैला सकता है। भूकंप लेखी उपकरण, ये उपकरण है। एक भूकंप लेखी का ये आरेख है, चार्ट पेपर है और टैक है, डोरी है, लोलक का गोलक है और ये पेन है, घूर्णी ड्रम है। और भूकंप का चित्र ये ऐसे आता है, पृथ्वी के अंदर ये एक तरह से मतलब तरंगों के रूप में एक स्थान से अभी के अंदर से उत्पन्न होता है। यह है भूकंपी तरंगे, यह है पृष्ठ और यह है फोकस जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, और पृथ्वी का यह है पृष्ठ। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे छिप जाए और ऐसी ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहे जो आपके ऊपर गिर सकती है। यह भूकंप से मतलब सावधानियाँ, अगर आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से ढके। अगर आप घर से बाहर हैं तो वृक्षों, भवनों तथा बिजली के खंभों से दूर रहे। अगर आप किसी वाहन में हैं तो वाहन को खुली जगह पर ले जाए, वाहन को रोके नहीं। प्रकाश अर्थात लाइट, अध्याय 16। प्रकाश, प्रकाश कोई वस्तु नहीं है, हमें प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। प्रकाश की वजह से ही हम वस्तुएं देख पाते हैं। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराती है उस समय वह किरण उससे परावर्तित हो जाती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। इन्हीं परावर्तित किरणों की वजह से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। उदाहरण के लिए आप एक अंधेरे कमरे में किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं जहाँ पर प्रकाश की एक भी किरण ना हो। परावर्तन के नियम, किसी भी वस्तु से टकराकर वापस आने वाले प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम है। एक तो है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण और यह है आपतन कोण, I बराबर R, और यह अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं। ये सभी एक ही तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में है। परावर्तन 2 तरह का होता है। नियमित परावर्तन, इस तरह के परावर्तन के अंदर प्रकाश की किरण एक समतल जगह से टकराती है और किरण टकराकर समांतर जाती है। यह है नियमित परावर्तन, जो समतल सतह यहाँ से टकराने के पश्चात एक ही दिशा में जाता है किरणें। विसरित
परावर्तन अर्थात अनियमित परावर्तन। इस वजह से परावर्तक के अंदर प्रकाश की किरण एक उबड़ खाबड़ जगह से टकराती है और अलग अलग दिशा में फैल जाती है। अनियमित पृष्ठ परावर्तन मतलब इस जैसे कोई भी टूटे हुए कांच के टुकड़ों की कोई उबड़ खाबड़ सतह पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो वह अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है। जब किसी वस्तु की छवि हमें दिखाई पड़ती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण के अंदर नियमित परावर्तन होता है। दर्पण में हमें हमारा प्रतिबिंब आभासी दर्पण के पीछे तथा हमारे आकार का बनता है। दर्पण के अंदर हमारा दायां भाग बायां और बायां भाग दायां बन जाता है। बहुप्रतिबिंब जब एक वस्तु दो या दो से अधिक बार परावर्तित होती है तो वह अपने बहुत सारे प्रतिबिंब बना लेती है। बहुमूर्तिदर्शी में भी बहुप्रतिबिंब की मदद से नए डिजाइन बनाए जाते हैं। बहुमूर्तिदर्शी में 3 दर्पण त्रिकोण की आकार में लगा दिए जाते हैं, जिससे जब प्रकाश की किरण उसके अंदर जाती है तो वह बहुत अधिक बार परावर्तित होती है और एक नया आकार हमें देती है। बहुमूर्तिदर्शी को कैलिडोस्कोप भी कहते हैं। सूर्य का प्रकाश बहुत सारे रंगों का मिश्रण होता है। बहुत सारे रंग मिलकर सूर्य के प्रकाश को सफ़ेद रंग प्रदान करते हैं। अगर हम सूर्य के किरण प्रिज्म में से निकालते हैं किरण को तो यह किरण 7 रंगों में अलग अलग रंगों में टूट जाती है, जिसे हम विबज्योर VIBJYOR विबज्योर कहते हैं। जी विबज्योर अर्थात ग्रीन का अर्थ है हरा। बारिश के तुरंत पश्चात दिखने वाले इंद्रधनुष के 7 रंग सूर्य के प्रकाश के अलग अलग रंग होने की वजह से ही है। हमारी आँख का चित्र लेंस हमारी आँख पर पड़ने वाली किरणों को रेटिना तक पहुँचाने का कार्य करता है। रेटिना ये हमें किसी वस्तु के आकार व आकृति को देखने में मदद करता है। जब लेंस प्रकाश की किरणों को केंद्रित करके रेटिना तक पहुँचाता है तो रेटिना उसे तंत्र के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक भेजता है। पक्षमाभी पेशी ये हमारे लेंस को संतुलित रखने का कार्य करता है। पुतली ये हमारी आँख में आने वाली रोशनी को नियंत्रित करता है। कम प्रकाश में हमारी पुतली बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है ताकि आँख को कोई हानि न पहुँचे। पक्षमाभी पेशियां लेंस को संतुलित रखने का कार्य करती है और पुतलियां जो आँख में पड़ने वाली रोशनी को नियंत्रित करती है। कम प्रकाश में पुतली बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में ये छोटी होती है ताकि आँख को कोई नुकसान या हानि न पहुँचे। कॉर्निया यह हमारे आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा है। ये हमारी आँख को बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। हमारी आँख का सफ़ेद हिस्सा कॉर्निया है। ये आँख की संरचना ये जो नीले रंग का दिखाई देता है ये परितारिका और सफ़ेद रंग का ये कॉर्निया और ये जो बीच में डॉट दिखाई देता है वो है पुतली जो ये है। और ये नीले रंग का है परितारिका और ये जो सफ़ेद रंग का ये है कॉर्निया। और रेटिना ये यहाँ से रेटिना और यहाँ से मस्तिष्क द्वारा प्रकाशित तंत्रिका मतलब जो मस्तिष्क तक सूचनाओं को भेजती है। नेत्रों की देखभाल कभी भी तेज प्रकाश की तरफ ना देखें। अपनी आँखों को ताज़े पानी से धोए। कचरा जाने पर आँखों को अपने हाथों से ना रगड़े। अगर आपको चश्मे लगे हैं तो उचित चश्मा का प्रयोग करें। पढ़ने वाली सामग्री को 25 सेंटीमीटर दूर से देखें। बेल पणित इस पद्धति के द्वारा अंधे लोगों को पढ़ना सिखाया जाता है। तारे और सौर परिवार अध्याय 17वां। खगोलीय पिंड हमें आसमान में जो कुछ भी दिखाई देता है, उदाहरण के लिए चंद्रमा, ग्रह, सूर्य, धूमकेतु, सब कुछ खगोलीय पिंड है।
चंद्रमा और उसकी कलाएं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 29.3 दिन में पूरा करता है। हम इसे आमतौर पर एक माह मान कर चलते हैं, जिसमें 15 दिन तक चंद्रमा घटता जाता है और 15 दिन तक चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा का आकार बढ़ने लगता है और 15 दिन चंद्रमा पूरी तरह से हमें गोल दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा के इस घटते और बढ़ते क्रम को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा का पृष्ठ खुरदरा और धूल भरा है। चंद्रमा पर कोई भी वातावरण नहीं है। चंद्रमा के ऊपर भी ऊंचे ऊंचे पर्वत है, जो कि पृथ्वी के पर्वतों के समान है। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष में दूरियों को मापना बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दूरियां लाखों करोड़ों किलोमीटर की होती है। इसलिए हम अंतरिक्ष की दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापते। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हमारा सबसे नज़दीक तारा अल्फा सेंचुरी 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जाए तो हमें उस पार तक पहुंचने में 4.5 साल लग जाएंगी। तारे। रात्रि की आकाश में हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। ये तारे हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य नज़दीक होने की वजह से हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के अंदर लाखों करोड़ों तारे भरे हुए हैं। हमें जितने तारे प्रकाश में दिखाई देते हैं, वे सारे तारे हमारी एक आकाशगंगा के होते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। तारों के अंदर हाइड्रोजन गैस मिलकर हीलियम बनाती है, जिससे बेहद ज़्यादा गर्मी बाहर निकल कर आती है। तारामंडल। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। हमने आकाश में बहुत सारे तारों के समूह को ढूंढा है और उनको कुछ नाम दिया है। ग्रेट बियर। इस तारामंडल में 7 तारे हैं। इसे हम बिग डियर या सप्तर्षि यह कहते हैं। ये सारे तारे मिलकर एक चम्मच जैसा आकार बनाते हैं। ये तारामंडल हमें उत्तर दिशा में देखने को मिल जाता है। ओरियन, इसे हम शिकारी भी कहते हैं। इस तारामंडल के अंदर बहुत सारे तारे आते हैं। यह तारामंडल हमें सर्दियों में दिखाई पड़ता है। इसमें मध्यम के 3 तारे शिकार की बेल्ट को प्रदर्शित करते हैं। इस बेल्ट के पूर्व की दिशा में चमकीला तारा सीरियस है। सौर परिवार। सौर परिवार के अंदर सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है। सूर्य हमारे सौर परिवार का मुखिया है। सभी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य का अपना प्रकाश है। सूर्य की बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। पृथ्वी में लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। ग्रह। सौर परिवार में 8 ग्रह शामिल है। वे खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर एक निश्चित अंतराल में लगाते हैं और एक निश्चित रेखा में चलते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। बुध, यह हमारे सौर परिवार का सूर्य सबसे निकटतम ग्रह है। किस ग्रह का कोई वातावरण नहीं है, मतलब इस बुध का कोई वातावरण नहीं है। सूर्योदय के तुरंत पहले या सूर्यास्त के तुरंत बाद इसे हम क्षितिज रेखा पर देख सकते हैं। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र, ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इस ग्रह का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बना हुआ है। यह रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है।
यह सूर्योदय के समय पूर्व और सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रभात तारा या संध्या तारा भी कहते हैं। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, इस ग्रह के ऊपर जीवन है, हम इसी ग्रह के प्राणी हैं। इसके पास एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, इसके अंदर वातावरण है और इसको देखने के लिए हमें आकाश में देखने की जरूरत ही नहीं है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली और हरी दिखाई देती है। मंगल, 4 नंबर। मंगल ग्रह हल्का लाल रंग का प्रतीत होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डेमोस है। इस ग्रह पर भी वातावरण नहीं है। बृहस्पति, ये हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के अंदर 1331 पृथ्वी समा सकती है। यह ग्रह गैसों से बना हुआ है। इसके बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। अभी तक हमें इसके 79 प्राकृतिक उपग्रहों का पता चला है। शनि ग्रह सौर परिवार का इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके छल्ले है। इसके चारों तरफ बहुत सारे पत्थर घूम रहे होते हैं जो हमें छल्लों के समान दिखाई देते हैं। यह ग्रह गैसों का बना हुआ है। इसके ऊपर कोई जमीन नहीं है। अब तक शनि ग्रह के खोजे गए उपग्रह सबसे ज़्यादा है। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूरेनस, 7 नंबर। यह ग्रह सूर्य के से बहुत दूर होने की वजह से बर्फ से जमा हुआ है। इसी वजह से यह हमें सफ़ेद दिखाई पड़ता है। बहुत दूर होने की वजह से इसके उपग्रहों की संख्या हमें सही से पता नहीं है। नेपच्यून, यह हमारे सौर परिवार का सबसे आखिरी ग्रह है। यह ग्रह भी सूर्य के से बहुत दूर है। यह हमें नीले रंग का दिखाई देता है। अब आंतरिक ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि सिर्फ इन्हीं ग्रहों के ऊपर जमीन है। बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रहों की श्रेणी में शामिल है। ये ग्रह गैसों के बने हुए हैं। वायु तथा जल प्रदूषण, अध्याय 18 लास्ट चैप्टर है। इसमें वायु प्रदूषण के बारे में और जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण, वायु के अंदर अनावश्यक गैसों का बढ़ जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। हानिकारक गैसें हमारे शरीर में जाने लगती है और हमें बीमार कर देती है। जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं वायु प्रदूषक कहलाते हैं। उदाहरण, वाहनों से निकलने वाले धुएं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। कुछ गैसें हमारी ओजोन परत को तोड़ देती है जो हमारी पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से ओजोन परत में छेद हो गया। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पर रोक लगाई गई जिसको रेफ्रिजरेटर और AC में इस्तेमाल किया जाता था। अम्लीय वर्षा, हवा के अंदर बहुत सारी जहरीली गैसें मिल जाती है। वर्षा के दौरान वह सारी गैसें पानी के साथ मिलकर नीचे गिरती है जो बेहद ही ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वे गैसें मिलकर अम्ल में बदल जाती है। इसी को ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला हो गया। ये चित्र में दर्शाया गया है। ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला हो गया। पौधाघर प्रभाव, हमारे वायुमंडल में जब सूर्य की किरण आती है तो वह जमीन से टकराकर परावर्तित हो जाती है और पृथ्वी से बाहर चली जाती है। पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सूर्य की किरण पृथ्वी के अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। इसी प्रभाव को पौधाघर प्रभाव कहते हैं। पौधाघर प्रभाव पृथ्वी के लिए जरूरी भी है क्योंकि ये एक निश्चित ऊष्मा को
पृथ्वी के अंदर रोक कर रखता है, लेकिन अधिक होने पर परेशानी खड़ी हो जाती है। फलस्वरूप वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिसे विश्व उष्णन कहते हैं। पौधे इस प्रभाव को संतुलित रखने का कार्य करते हैं। पौधों के कम हो जाने की वजह से हमें सारी परेशानियां देखने को मिलती है, अर्थात पौधे गर्मी को कम करने में मदद करते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी की गाड़ियां लाई गई, जिससे प्रदूषण नहीं होता और हानिकारक गैसें निकलती है। सीएनजी से गैसें नहीं निकलती है। जल प्रदूषण, जल के अंदर विषैले रसायन और कई तरह का कचरा मिल जाए, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जो पदार्थ जल के अंदर मिलते हैं उन्हें जल प्रदूषक कहते हैं, अर्थात मिलने वाले पदार्थ को जल प्रदूषक कहते हैं। पेयजल, वह जल जिसको हम पी सकते हैं उसे पेयजल कहते हैं। यह जल साफ होता है और इसके अंदर जल प्रदूषक नहीं होते। 3R का नियम, कम उपयोग करना, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, इसकी मदद से हम जल को बचा सकते हैं। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, हमारा विज्ञान विषय का कक्षा 8 का संपूर्ण कोर्स पूर्ण हुआ और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आसानी से आया होगा और कम से कम समय में मतलब रिवीजन के तौर पर पूरी किताब ही आपको समझने में आसान लगेगी। इसी के साथ में मैं प्रकाशन पातलिया अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।